आज की हमारी कहानी सौरभ नाम के एक बच्चे के साथ में हुई थी जो कि सिर्फ 14 साल का था। ये बात है जुलाई के महीने की, जब सौरभ अपने कमरे में बैठकर आराम से वीडियो गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहा था। एंड उसी दिन मौसम काफी ज्यादा खराब होने की संभावना भी बताई गई थी। सौरभ के फादर को अपने बहुत ही करीबी दोस्त की 25th एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए जाना बहुत जरूरी था उसी रात को। एंड सौरभ की मदर भी उस पार्टी के अंदर जो है जाने वाली थी। वो चाहते तो थे कि सौरभ भी उनके साथ में ही चल लेता, लेकिन सौरभ बहुत ज्यादा स्कूल का काम इकट्ठा हो चुका हो जाने का बहाना मार देता है। लेकिन वो ये एक्सक्यूज घर पर बैठकर सिर्फ वीडियो गेम्स एंड टाइम पास करने के लिए मार रहा था। लेकिन सौरभ के पेरेंट्स को ऑब्वियसली लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है। एंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाने से पहले वो दोनों से समझाते हैं कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो एंड अच्छे से इसको पूरा करना। एंड ये बोलकर वो अपने दोस्त की तरफ जाने की तैयारी दोनों करना शुरू कर देते हैं। सौरभ के फादर जैसे ही अपना सारा सामान अपनी कार के अंदर लोड करना शुरू करते हैं, इतने में ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है और फिर बादलों के भी गरजने की काफी ज्यादा तेज आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसको सुनकर सौरभ की मदर तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी डर भी रही थी। एंड इतना ज्यादा खराब मौसम होने की वजह से सौरभ की मदर अपने हस्बैंड को ये बोलती हैं कि क्या वो ये प्लान कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर देते हुए उन्होंने बोला कि ये जो उनका फ्रेंड है वो उनके बचपन का बहुत ही ज्यादा खास फ्रेंड है और उसने इनको उस सेलिब्रेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से ही बता के रखा हुआ था। एंड उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी वजह से। एंड अगर वो नहीं गए तो उनका रिलेशन काफी हद तक खराब भी हो सकता है। लेकिन वो अपनी वाइफ को ये जरूर बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो डोंट वरी अबाउट मी, तुम सौरभ के साथ ही रुक जाओ, मैं टाइमली घर पर वापस जरूर आ जाऊंगा। तो इसका आंसर देते हुए वो अपने हस्बैंड को वापस से बोलती हैं कि मैंने ऑलरेडी तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है एंड जो साड़ी आपने मेरे को इस ओकेजन के लिए ला कर दी थी, मुझे नहीं लगता वो इस ओकेजन के बाद वापस कहीं पर डालनी मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल होगी। एंड ऑब्वियसली मैं भी सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाहती हूँ, बिकॉज जितने ही अच्छे दोस्त वो आपके हैं उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी मैं उनकी करती हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं सेलिब्रेशन का पार्ट भी डेफिनेटली बनना चाहती हूँ। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही, बस मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इस वजह से मैंने जस्ट आपसे पूछा। बट इन एनी केस मैं आपके साथ तो डेफिनेटली जाऊंगी ही। ये सारी बातचीत जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जब हो ही रही थी तो सौरभ अपने रूम से बाहर निकलकर उनके पास में जाता है एंड उनको बोलता है कि मम्मी पापा आप अभी तक गए नहीं हो, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, आपको टाइमली निकल लेना चाहिए। एंड ये चीज सुन के उसके फादर उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा, हम सामान ही लोड कर रहे हैं एंड जल्द ही बस यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इतने में सौरभ भी पूछता है कि अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताओ, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन इस चीज का आंसर करते हुए सौरभ की माँ ये बोलती हैं कि बेटा बस तुम अपने स्कूल का सारा काम निपटा लेना, बाकी जो भी चीजें होंगी वो हम देख लेंगे। और हाँ, डेफिनेटली ईमानदारी से काम करना ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्दर प्रेशर ना आ जाए। इस बातचीत के कुछ ही मिनट बाद फाइनली सौरभ के पेरेंट्स अब रवाना हो चुके थे उस सेलिब्रेशन के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्लान एंड जितना डिस्टेंस था उनके घर से सेलिब्रेशन पैलेस का, उनको अराउंड 3 आवर्स के आसपास लगने वाले थे। एंड वो अराउंड 9 o'clock के आसपास निकले थे, तो अराउंड 12 बजे तक उनका टारगेट था कि उनको घर पर वापस पहुंचना है। लेकिन ना ही वो घर वापस पहुंच पाए थे एंड सौरभ के साथ जो होता है वो भी डेफिनेटली किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। तो ये स्टोरी ध्यान से सुनते जरूर रहना। सौरभ अच्छे से मेन गेट्स वगैरह पर ताले लगाकर अपने रूम में चले जाता है फाइनली अपनी वीडियो गेम्स को एंजॉय करने के लिए। मौसम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गया था। बादल बहुत ही ज्यादा तेज गरज रहे थे, हवा भी बहुत ज्यादा तेज चलना शुरू हो गई थी एंड अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना शुरू हो चुकी थी। सौरभ जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसने टीवी ऑन करा, अपने गेमिंग कंसोल का रिमोट अपने हाथ में पकड़ा एंड इतने में ही वो एक्सपीरियंस करता है कि उसको एक बादल के बहुत ज्यादा लाउड गरजने की साउंड आती है। एंड वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उससे डरकर सौरभ भी अपने टीवी का रिमोट डर के मारे एक बार अपने से दूर फेंक देता है। वैसे तो एक 14-15 साल के बच्चे के लिए इतना ही इंसिडेंट काफी हो सकता है उसको डराने के लिए, लेकिन अभी तो चीजें बहुत ज्यादा डार्क टर्न लेने वाली थी। बादलों के इतने ज्यादा गरजने के बाद सौरभ को अब ये रियलाइज हो जाती है चीज कि जो पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी अब वो बहुत ज्यादा तेज बारिश में बदल चुकी है। एंड उसे पता था कि ऐसे मौसम में लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने गेमिंग की तरफ ध्यान देता है एंड ट्राई करता है कि मम्मी पापा के आने से पहले एंड लाइट के जाने से पहले वो जितनी भी लेवल्स अपनी फेवरेट गेम की क्लियर कर सकता था वो कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये सब चीज़ें अपने माइंड में सोच रहा था एंड जैसे ही ये सब सोचते हुए अपने गेमिंग कंसोल का रिमोट जब उसने वापस पकड़ा, उसी टाइम
ब्लैकआउट हो जाता है। एंड ब्लैकआउट के दौरान सौरभ ये भी सुनता है कि उसके घर में कहीं ना कहीं कुछ तो टूटा है। लाइक उसको ऐसा लगा जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब टूटा है या मे बी कोई ट्यूबलाइट टूटी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ नुकसान हुआ है। जिसको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर चुका था एंड उसकी पूरी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। लेकिन इस वाले इंसिडेंट के बाद चीज़ें बिल्कुल भी शांत नहीं होती। जस्ट आफ्टर दैट ब्लैकआउट अब सौरभ के रूम में जो एक लैंडलाइन रखा हुआ था वो भी बजना शुरू हो जाता है, जिसकी रिंगिंग को सुनकर सौरभ बहुत ज़्यादा डर रहा था एंड उसे नहीं पता था कि इतनी रात को कौन कॉल करेगा। वो धीरे धीरे बिल्कुल लाइट फुट के साथ अपने लैंडलाइन वाले फ़ोन के पास जाता है एंड उसे उठाने की हिम्मत कर ही लेता है। एंड जैसे ही वो हेलो बोलता है तो उसको अपने फादर की आवाज़ दूसरी एंड से सुनाई देने लग जाती है, जो उसके फादर की रोज़मर्रा वाली आवाज़ से उसको बहुत ज़्यादा गहरी एंड बहुत ज़्यादा धीरे महसूस हो रही थी। तो लेकिन उसने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ड्राइविंग के टाइम थोड़ी बहुत थकावट हो रही होगी, जिसकी वजह से उसके पापा उससे ऐसे बात कर रहे हैं। हालांकि अपनी फादर की आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा थोड़ा रोना शुरू कर देता है एंड वो लैंडलाइन पर ये बोलना शुरू कर देता है कि पापा मेरे को आपके साथ में ही जाना चाहिए था, यहाँ अकेले मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, लाइट भी जा चुकी है एंड मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ उतना जल्दी आ जाओ, अगर आप बिना अटेंड करे भी आओगे तो प्लीज़ आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ, ऐसे कंडीशंस में मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊंगा। ये सब बातें जब सौरभ लैंडलाइन वाले फ़ोन पर बोल रहा था तो फ़ोन दूसरी तरफ से अचानक कट हो जाता है। सौरभ को लगता है कि शायद ख़राब मौसम के कारण लैंडलाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी जिसकी वजह से नेटवर्क इश्यूज़ के कारण ये हुआ होगा, इसलिए वो उसी नंबर को रीडायल करता है। लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर उसको ये बोलती है, The number you have dialed does not exist. Please check the number and dial again. उसे लगा कि शायद उसके फादर अभी नेटवर्क एरिया के आसपास में नहीं होंगे एंड जब भी उनको उसकी मिस कॉल दिखेगी तो वो कॉल बैक कर लेंगे। लेकिन 2-3 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, लेकिन कोई भी कॉल बैक सौरभ के उस लैंडलाइन पर रिंग नहीं हुआ। वो फिर से नंबर रीडायल करता है, लेकिन अगेन उसको यही चीज सुनने को मिल रही थी कि ये नंबर मौजूद ही नहीं है। इन सारी घटनाओं को एक्सपीरियंस करने के बाद सौरभ अब अंदर से बहुत ज्यादा डर चुका था तो एक छोटा बच्चा ही 14 साल का, तो इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद कोई भी डरने लगेगा। एंड इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर कर अब सोने की कोशिश करेगा। एंड ये सब सोचते हुए वो अपने बेड के ऊपर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर लेट जाता है तो उसके घर की बेल रिंग हो जाती है एंड वो 2 कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा डरा कि बिना लाइट की ये बेल रिंग कैसे हुई एंड इतने खराब मौसम में कौन उससे मिलने आया होगा। लेकिन वो अंदर से ये बेल सुनकर खुद को थोड़ा रिलीफ करने की भी कोशिश कर रहा था कि शायद इतने ज़्यादा ख़राब मौसम के कारण उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी कार शायद वापस मोड़ ली हो रास्ते में से एंड वो ही शायद आए होंगे। इसी उम्मीद में कि ये बेल शायद उनके पेरेंट्स ने ही बजाई होगी, वो फटाफट अपने मेन गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वो ये देखता है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, इवन मेन रोड पर कोई एक कार तक भी नहीं खड़ी थी। वो एक बार थोड़ी और अच्छे से नज़र डालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कितनी तेज़ बारिश के कारण शायद वो कोई इंपॉर्टेंट इन्फो मिस ना कर दे। लेकिन अगेन वो कितना ही देख ले इधर उधर, उससे कोई भी नहीं दिख रहा था। घबराता हुआ सौरभ फिर से एक बार अंदर की तरफ चला जाता है एंड एक बार वापस अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करना शुरू कर देता है। एंड इतने में ही बहुत ज़्यादा भारी बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण एंड बिजली गिरने के कारण भी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि नेकेड आई से कुछ भी देख पाना डिस्टेंस तक में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। कमरे में आने के बाद सौरभ फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कैंडल की हेल्प से अपने रूम के अंदर थोड़ी लाइट करने की कोशिश करता है एंड कैंडल लाइट में वो स्टडी करने की भी कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद स्टडी करते करते उसको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो जाए एंड उसकी ये रात कैसे ना कैसे ख़त्म हो जाए बस। लेकिन जैसे ही सौरभ ने वो कैंडल जलाई उसी टाइम वापस उसके रूम का टेलीफोन बजना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, टेलीफोन रिंगिंग के साथ में अब उसके घर की बेल भी बारी बार बज रही थी। सौरभ अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो अब
सॉबिंग की जगह बहुत ज़्यादा तेज रोना शुरू कर देता है एंड रोते रोते ही उस लैंडलाइन फ़ोन को उठाता है वो। इतने में ही फिर से उसको अपने फादर जैसी एक बहुत ज़्यादा हैवी एंड स्लो साउंड सुनाई देती है जो उसको इस बार कह रही थी, बेटा हम घर पहुंच गए हैं, हम बहुत ज्यादा बारिश में भीग रहे हैं, तो जल्दी बाहर आओ मेन गेट की तरफ और उसे खोल दो। सौरभ ये आवाज सुनकर थोड़ा रिलीफ महसूस करता है एंड वो तुरंत मेन गेट की तरफ भागने लगता है। तूफान इतना ज्यादा बढ़ चुका था एंड कहीं पर भी कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं चल रही थी बिकॉज लाइट ही गई हुई थी, तो कुछ भी विजिबिलिटी उसको नहीं दिख रही थी एंड कैंडल भी इतनी ज्यादा तूफान में लेकर जाने की वजह से वो बुझ चुकी थी। उसे लगा कि शायद उसके पापा को अपनी कार अंदर करनी होगी घर के, इसलिए वो फटाफट उसको वहां पर बुला रहे थे। तो वो इसी उम्मीद में कि उसके पापा कार अंदर करेंगे वो मेन गेट खोलकर पीछे हट जाता है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक मेन गेट के बाहर का भी सौरभ कुछ ढंग से नहीं देख पा रहा था। वो गेट खोलकर वहीं पर ही साइड में खड़ा होकर इंतजार करता रहता है कि पापा जो हैं उसके फटाफट अपनी कार अंदर करेंगे। लेकिन अगेन 2 मिनट बीत जाते हैं, 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, वो बस वहाँ पर खड़ा इंतज़ार ही करता रहता है लेकिन कोई भी कार अंदर नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा देर तक पापा मम्मी चिल्लाता भी रहा लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा था। इस मोमेंट पर सौरभ अब अंदर से एकदम टूट चुका था एंड जितनी भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी वो अब कोशिश करने लगता है कि मैच्योर माइंड से सोचने लगता है कि शायद वो सब उसका एक भ्रम था, जो डर की वजह से, आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से एंड डार्कनेस की वजह से शायद उसका माइंड उसको कुछ प्रोसेस करवा रहा है। ये सब सोचकर एंड थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग कर वो मेन गेट वापस से बंद कर अंदर की तरफ चला जाता है। वो अपनी कैंडल को फिर से लाइट अप करता है ताकि रूम में थोड़ी रोशनी तो हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी कैंडल फिर से लाइट करता है उसका लैंडलाइन अब 3rd टाइम फिर से बजना शुरू हो जाता है। इस बार वो थोड़ा गुस्से में जाता है लैंडलाइन के पास में क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पापा उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं ऐसे टाइम में। वो गुस्से में फ़ोन उठाता है एंड फिर से उसी भारी आवाज़ में फ़ोन उठाते ही उसको कोई बोलता हुआ सुनाई देता है कि सौरभ गेट खोलने के लिए शुक्रिया, हम अंदर आ चुके हैं। और ये सब बोलते ही वो फोन कट हो जाता है। जैसे ही फोन कट होता है इतने में ही अगेन एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से सौरभ बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है एंड बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड इस टाइम पर ऑब्वियसली सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। वो फिर से उसी नंबर को रीडायल करने की कोशिश करता है एंड अगेन उसको सेम आंसर ही सुनने को मिल रहा था। वो फिर से एक बार हिम्मत करके उस नंबर को रीडायल करने की कोशिश करता है एंड इस बार उसको कोई लैंडलाइन ऑपरेटर कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसको किसी मैच्योर वुमेन के चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं जब वो उस नंबर को रीडायल करता है, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। इतने ज़्यादा ठंडे मौसम के बावजूद भी उसको पसीने आना शुरू हो गए थे पूरी बॉडी में से। वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था, गॉड के नेम्स ले रहा था, खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सब भी हो रहा है वो अनरियल है, मे बी उसका कोई सपना है ये सब चीज़ें, या फिर मे बी ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके माइंड का कोई इल्यूजन है। ये सब सोचकर वो अपने बेड पर फिर से लेट जाता है एंड सोने की कोशिश करने लगता है बिकॉज वो इस रात से कैसे ना तैसे बस निकलना चाहता था। एंड जो चीज सौरभ के साथ हुई ऐसी तो हमारे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। दैट्स जस्ट व्हाट आई प्रे। सौरभ जब वापस से सोने की कोशिश करने वाला था उससे पहले वो ट्राई करता है कि वो एक बार फटाफट वॉशरूम हो आए ताकि उसको बीच नींद में ना उठना पड़े। इसलिए वो अपनी कैंडल उठाता है एंड अपने बाथरूम की तरफ लाइट फुट के साथ चलना शुरू कर देता है। बाथरूम में जाने के बाद उसने अपनी कैंडल को वॉश बेसिन की तरफ थोड़े मोम की मदद से ही लगा दिया था वहां पर ही। एंड जैसे ही वो अपना फ्रेश वगैरह होकर खड़ा होता है एंड वॉश बेसिन की तरफ आता है तो उसे अपने बाथरूम के गेट की तरफ अपने फादर की फिगर दिखाई देती है, जिन्होंने वही सेम ड्रेस डाली हुई थी जो उन्होंने इस सेलिब्रेशन के लिए बनवाई थी। सौरभ देखकर रिलीफ हुआ कि उसके पेरेंट्स शायद लौट कर आ चुके हैं, लेकिन सौरभ ये भी नोटिस कर रहा था कि उसके पापा का रिस्पॉन्स थोड़ा सा अजीब है। लाइक वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं एंड उसकी तरफ फेस भी नहीं करके रखा हुआ है, उसकी तरफ जो है उनकी बैक थी। लेकिन सौरभ ये सब चीज़ें इग्नोर करके वापस रोना शुरू कर देता है एंड बोलना शुरू कर देता है कि पापा आपको पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, आपको देखकर मेरे को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मैं जब से लाइट गई है तब से बस मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। लैंडलाइन पर भी पता नहीं किसका फ़ोन आता रहता है बारी बार एंड घर की बेल भी कोई बजा बजा कर जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लाइक इवन मैं कितनी बार मेन गेट पर भी आया ये देखने के लिए कि कहीं आप वापस तो नहीं आ गए, वापस तो नहीं आ गए। मैंने आपका बहुत देर तक इंतज़ार भी किया। तो
आई एम ग्लैड कि आप वापस आ गए हो, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पापा। लेकिन पापा मम्मा कहाँ पे हैं? मम्मा भी तो आपके साथ में गई थी ना, वो क्यों नहीं दिख रही मेरे को कहीं पर भी? आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ। ऐसे मौसम में आपको कभी बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर जाना भी चाहिए था तो आपको मेरे को लेकर जाना चाहिए था। आपको पता था कि ऐसे मौसम में हमेशा हमारे यहाँ पर लाइट जाती है एंड मेरे को कितना ज़्यादा डर लगता है अंधेरे से, लेकिन फिर भी आप मेरे को छोड़कर चले गए। ये सब बोलते बोलते जब उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है अपने फादर फिगर की तरफ एंड उस चीज़ के कंधे पर हाथ रखकर ये बोलता है कि पापा आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से बुला रहा हूँ आपको। इतने में ही वो चीज़ जो उसके सामने खड़ी थी वो उसे दिखा देती है कि वो उसके फादर नहीं थे। जैसे ही सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखता है वो चीज़ उसकी तरफ पूरा घूम जाती है एंड जैसे ही वो घूम जाती है तो सौरभ ये चीज़ नोटिस करता है कि उसके फादर का जो फेस है उसके पूरे अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुसे हुए हैं एंड उनकी आई बॉल्स वाली जगह एकदम खाली है एंड आई बॉल वाली जगह से थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। सौरभ ये नज़ारा देखते ही ना चिल्लाया ना उसने कुछ किया, वो अचानक ही अपने बाथरूम के अंदर ही बेहोश होकर गिर गया। लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर में होश में आया एंड वापस से वो अपने आप को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था कि जो सब कुछ भी अभी तक हुआ है उसके साथ वो जस्ट एक उसके माइंड की ट्रिक थी एंड उसे जल्दी से सो जाना चाहिए। जैसे ही वो होश में आया उसने अपना मुंह वगैरह धोया एंड अपने कमरे की तरफ वापस चल दिया। जब वो अपना मुंह धो रहा था तब उसे वापस से वही डरावना चेहरा अपने पीछे खड़ा हुआ महसूस हो रहा था, जिसको महसूस करने के बाद उसको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था कि ये सब चीज़ें उसके माइंड की ट्रिक नहीं है, एक रियलिटी है। एंड ये सब चीज़ें सोचकर उसने एक बहुत ज़्यादा लाउड स्क्रीम निकाली। चीखते चीखते उसने अपनी कैंडल उठाई, अपने कमरे की तरफ वो भागा, अपने कमरे का गेट उसने बंद कर लिया एंड बंद करने के बाद वो वहीं पर ही अपने बेड के पास में जाकर छुप गया एंड 1 इंच भी नहीं हिला। इतने में ही उसका लैंडलाइन फ़ोन नाउ फॉर द 4th टाइम फिर से बजना शुरू हो जाता है, जिसको वो इस बार उठाने की कोशिश भी नहीं करता बिकॉज जितने भी इंसिडेंट्स उसके साथ हुए थे वो सारे ही क्रीपी थे एंड उसके फेवर में कोई भी नहीं हुआ था। लेकिन उस लैंडलाइन की घंटी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लाउड होती हुई जा रही थी एंड लगातार बजे जा रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा एनॉय हो रहा था। सौरभ ने उस लैंडलाइन की वायर तक निकाल दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो जो लैंडलाइन फ़ोन था वो स्टिल रिंग कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसने उठा लिया एंड सामने से उसको फिर से आवाज़ आती है उसी फादर जैसी, अपने फादर जैसी, जो उसको इस बार बोल रही थी, बेटा कमरा बंद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ में मौजूद हूँ। ये सुनने के बाद सौरभ अब बहुत ज़्यादा लाउडली रोने लग जाता है एंड वो लैंडलाइन फ़ोन को पकड़कर ही बहुत ज़्यादा तेज रो रहा था। रोते रोते वो दीवार के सहारे ही गिर जाता है। तब फिर से उसको वही फेस, वही फिगर अपने पास आती हुई नजर आती है, वो भी लेविटेट करती हुई। सौरभ अपनी कैंडल भी डर के मारे उस फिगर के ऊपर फेंक देता है, जिससे पूरे के पूरे कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। और फिर उसी दौरान उस कमरे में मौजूद खिड़की जो थी वहां से बहुत ज्यादा हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा एक बार रोशनी हो जाती है एंड जब 1-2 सेकंड के लिए रोशनी हुई थी तब सौरभ ये चीज नोटिस करता है कि जिस दीवार के सहारे से वो बैठा हुआ था उसके जस्ट साथ में ही वो फिगर भी बैठी हुई थी, जो उसको देखकर बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल करती है एंड वो लाफ एंड वो स्माइल इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। उसको सुनने के बाद सौरभ इस टाइम तक पागल होना शुरू हो चुका था एंड वो पूरे कमरे में रोता रोता इधर उधर बस भिड़ रहा था बिकॉज अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उस कमरे में। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसका पैर वहाँ रखे एक टेबल से भिड़ जाता है एंड जब ऐसा होता है तो सीधा हिट लेने के बाद उसका सर जो था अपने बेड के किनारे से जाकर भिड़ता है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली सौरभ के साथ वो चीज़ हो जाती है जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। एंड मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं चाहूँगा या कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे दुश्मन के साथ भी कभी कुछ ऐसा हो, इतना कुछ हॉरिफाइंग हो। अगले दिन सुबह जब दूध वाला सौरभ के घर में दूध देने के लिए आता है तब वो बेल बजाता रहता है, आवाज मारता रहता है, लेकिन 15 मिनट तक कोई भी गेट नहीं खोलता। इतने में दूध वाला ये भी नोटिस करता है कि उनके घर का जो अखबार था वो भी उनके घर के अंदर नहीं पड़ा था, वो पैड़ियों के ऊपर पड़ा हुआ था। एंड जब वो अंदर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था तो इतने में वो उस न्यूज़पेपर को थोड़ा रीड करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर पहली ही हेडलाइन ये थी, एक कपल जो अपने
अपने फ्रेंड की 25th एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए अपने बुक किए हुए होटल के रास्ते की तरफ जब जा रहे थे तो उनके पेरेंट्स के रास्ते में मौजूद जितने भी गांव वगैरह आए थे वहां के लोगों के बयान के अकॉर्डिंग उन्हें सौरभ के मम्मी पापा एक पेड़ से बहुत ज्यादा ब्रूटली हिट करे हुए मिले थे। उनके अकॉर्डिंग जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो एक बहुत ज्यादा कर्स्ड रोड मानी जाती है इंडिया की, जहां पर अक्सर ऐसी चीजें गांव वालों के अकॉर्डिंग उन्हें देखने के लिए मिलती रहती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई लकी होता था तो वो बचकर भी वापस घर चला जाता था अपने। लेकिन सौरभ के पेरेंट्स इतने ज़्यादा लकी नहीं थे एंड जस्ट लाइक सौरभ वो भी इस एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया में नहीं बचे थे। एंड क्योंकि पिछली रात को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो गांव वालों के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्हें क्या चीज़ ऐसी दिखी जिसकी वजह से उनको ऐसा बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लेना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई एंड सीधा पेड़ में जाकर टकरा गई। लेकिन सबसे ज़्यादा रहस्यमय बात तो ये है कि जितने भी लोगों को उस सेलिब्रेशन में आना था उनमें से कोई भी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाया एंड न जाने कितने सारे गेस्ट जो उस होटल की इनवाइट लिस्ट पर मौजूद थे वो अब गायब हैं। एक बार के लिए बिल्कुल उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर चले गए एंड पुलिस को भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है कितने सारे लोग अचानक से डिसअपियर कैसे हो गए एंड सौरभ के पेरेंट्स के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या था। ये सब पढ़ने के बाद जो दूध वाले भैया थे उन्होंने उस अखबार को उसकी अपनी ओरिजिनल जगह पर रख दिया था एंड अखबार को नीचे रखते रखते वो अपने मन में बारी बार ये बोल रहे थे कि आजकल हमारे देश में हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड फिर जैसे ही वो अखबार रखकर वापस से खड़े हुए तो उस दूध वाले को भी वही चेहरा दिखाई देता है, वही फिगर दिखाई देती है, जिसकी वजह से सौरभ की रात एक नाइटमेयर में बदल चुकी थी एंड वो चेहरा जो सौरभ के एकदम फादर की कॉपी थी विदाउट द आईज एंड बहुत ज़्यादा कांच के टुकड़ों के साथ में वो दूध वाले की आंखों में झांक कर ये चीज़ बोलता है उसको साफ साफ कि आज से इस घर के आसपास भी तुम मुझे दिख मत जाना। जिसको देखने एंड सुनने के बाद वो दूध वाला भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, हल्की हल्की स्क्रीम्स निकालना शुरू कर देता है एंड वहाँ से तुरंत भाग जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो एंड मेरे सारे अदर सोशल मीडिया लिंक्स लाइक डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो उन्हें भी जरूर डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप फ्यूचर में भी हर टाइप का हॉरर टॉपिक एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।